नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आर टेस्ट सीरीज की इस वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी का टेस्ट सीरीज चल रहा है और आज हम लोग देखने वाले हैं टेस्ट नंबर 118 को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है, तो साथियों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। पहला है कि मोहम्मद गोरी गजनी जाते हुए किसके द्वारा मारा गया था। तो बताइए कि मोहम्मद गोरी जब गजनी वापस लौट रहा था तो उस समय वो किसके द्वारा मारा गया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी खोखरों द्वारा। किसके द्वारा साथियों? खोखरों द्वारा मारा गया था। तो जो मोहम्मद गोरी है वो सिंधु नदी के तट पर दम्यक नामक स्थान पर नमाज पढ़ते समय 12 से 6 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी गई थी। तो किस सन में साथियों? 12 से 6 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी गई थी। और चंद्रबरदाई ने तो इसका श्रेय पृथ्वीराज तृतीय को दिया है, जबकि ये तर्क संगत प्रतीत नहीं होता है। इतिहास में ऐसा कहीं वर्णन नहीं मिलता है। वहीं अगर इतिहासकारों की माना जाए तो इतिहासकारों के अनुसार खोखरों ने ही इसकी हत्या की थी। और गोरी का शव कहाँ पे दफनाया गया था साथियों? तो गजनी में। याद रखिएगा, गजनी में ही मोहम्मद गोरी का शव दफनाया गया था। नेक्स्ट है कि मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को कहां पे दफनाया गया था। बताइए कि कुतुबुद्दीन ऐबक को कहां दफनाया गया था? तो लाहौर में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। तो 12 से 10 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई। तो कैसे हुई थी? तो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। और इसे कहां पे दफनाया गया? तो लाहौर में ही दफनाया गया था। साथियों बताइए कि कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का संस्थापक था? तो गुलाम वंश का। याद रखिएगा, यह गुलाम वंश का संस्थापक था, जो कि मोहम्मद गोरी का यह गुलाम था। और जो ऐबक है यह तुर्क जनजाति का था। साथियों ऐबक की कुछ उपाधियां हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है लाख बख्श, यानी कि लाखों का दान करने वाला। हातिम भी इसे कहा जाता है। इसके साथ ही साथ कुरान ख्वां की भी उपाधि ऐबक को ही मिली है। अगला प्रश्न है कि बलबन का जन्म तुर्कों के किस संप्रदाय में हुआ था। बताइए कि बलबन का जन्म तुर्कों के किस संप्रदाय में हुआ था? तो इल्बरी संप्रदाय में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। तो तुर्कों की इल्बरी शाखा में इसका जन्म हुआ था। मूल नाम क्या था? तो बहाउद्दीन। इसका मूल नाम क्या था साथियों? बहाउद्दीन इसका मूल नाम था। और जब यह सुल्तान बना था तो गयासुद्दीन की उपाधि धारण की थी और उलूग खां की उपाधि इसी ने धारण किया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से दिल्ली का प्रथम शासक कौन था जिसने दक्कन को भेदा था। तो बताइए साथियों सही जवाब क्या होगा? तो अलाउद्दीन खिलजी, यानी ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी। महावत खां, शाहजहां एवं औरंगजेब ने अपने राजनीतिक शुरुआत, जो जीवन की शुरुआत थी, वो दक्कन से ही किया था। साथियों दक्षिण जाने वाला पहला सुल्तान अगर कोई था वो था अलाउद्दीन खिलजी। और इसी ने दक्षिण अभियान किया था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था दक्षिण अभियान करने का, वो धन की प्राप्ति थी। और किसे भेजा था दक्षिण अभियान पे? तो मलिक काफूर को भेजा था। आगे कि पैगंबर के सेनापति उपाधि का उपयोग किस सल्तनत सुल्तान ने किया? तो खुसरो शाह ने किया था। किसने किया साथियों? खुसरो शाह ने किया था। और जो कि नसरुद्दीन खुसरो के नाम से यह सुल्तान बना था। और इसने क्या किया? पैगंबर का सेनापति यह उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है कि मसाहत निम्न में से संबंधित था। तो भूमि से संबंधित था। किससे साथियों? भूमि से। पैमाइश के आधार पर भू राजस्व का बंदोबस्त मसाहत कहलाता था। आगे है कि अमीर खुसरो ने अपनी रचना आशिका किसके आदेश पर लिखी। तो एक रचना है जिसका नाम है आशिका। किसकी है? तो अमीर खुसरो की है। तो किसके आदेश पर लिखा था? तो खिज्र खां के। किसके आदेश पर साथियों? खिज्र खां के आदेश पर लिखा था। तो आशिका देवल देवी एवं खिज्र खां के प्रेम संबंधों पर आधारित यह पुस्तक है। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था। महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइए कि राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो दंतिदुर्ग। कौन थे साथियों? दंतिदुर्ग राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक था। नेक्स्ट है कि चोलकालीन प्रशासनिक इकाई जो व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी उसे क्या कहा जाता था।
तो नगरम कहा जाता था। अब ये देखते हैं अगला प्रश्न कि चंदेल साम्राज्य का जेजाक भुक्ति नाम किस चंदेल राजा के नाम से उत्पन्न हुआ? तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो जय शक्ति, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस मुगल सम्राट को उसकी मृत्यु के पश्चात अर्श आसियानी कहा गया? महत्वपूर्ण है। तो बताइए कि किसे उसकी मृत्यु के पश्चात में अर्श आसियानी कहा गया? तो अकबर को ही कहा गया। किसे कहा गया था साथियों? अकबर को। मुगल काल के सम्राटों में अकबर का जो सामाजिक सुधार है उसको लेकर अकबर का एक अलग ही स्थान है। अकबर ने क्या किया था? सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया था साथियों। तो अकबर का अंतिम संस्कार रीति रिवाज के साथ हुआ था और मृत्यु के पश्चात में अकबर को कहा गया अर्श आसियानी। इसका अर्थ क्या होता है? तो अर्थ ये होता है कि स्वर्ग में रहने वाला। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए इसमें से कौन सा नहीं सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर बी, सामूगढ़ का युद्ध 15 अप्रैल 1658 ईस्वी दिया गया है। साथियों यह गलत है। 29 मई 1658 को यह युद्ध लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यही सही सुमेलित नहीं है, बाकी के बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट है कि शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि कब हुई थी? पुरंदर की संधि यहां से कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो 11 जून 1665 में कब हुई थी साथियों? 11 जून 1665 ईस्वी में शिवाजी और जयसिंह के बीच में पुरंदर की संधि हुई थी। संधि के कारण शिवाजी की छवि को बहुत नुकसान भी हुआ था, जानते रहिएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न कि बाबर का वजीर निजामुद्दीन बाबर के अंतिम समय में हुमायूं के स्थान पर किसे बाबर का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था? बताइए साथियों क्या जवाब होगा इसका? तो मेहदी ख्वाजा, ऑप्शन नंबर सी। बाबर का जो वजीर था उसका नाम था निजामुद्दीन। वह एक योग्य प्रशासक एवं वीर योद्धा था। लगभग सभी युद्धों में, जितने भी युद्ध बाबर ने लड़े थे सभी में वह सक्रिय रूप से भाग लिया था और निजामुद्दीन चाहता था कि बाबर के अंतिम समय में हुमायूं की जगह मेहदी ख्वाजा को उत्तराधिकारी बना दिया जाए। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस इमारत को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हुमायूं का मकबरा जो है इसे ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है और हुमायूं के मकबरे का निर्माण हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? हमीदा बानो बेगम, जो कि हुमायूं की पत्नी थी। साथियों यह मकबरा ईरानी शैली पर आधारित स्थापत्य कला का अनुपम उदाहरण है और यह मुगल काल का पहला मकबरा था जिसमें दोहरी गुंबद का प्रयोग किया गया था और इसे ही ताजमहल का पूर्वगामी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि वैष्णव संत वल्लभाचार्य का संबंध किस संप्रदाय से था? बताइए साथियों वल्लभाचार्य जी का संबंध किस संप्रदाय से था? तो रुद्र संप्रदाय, ऑप्शन नंबर ए। तो जो वल्लभाचार्य जी हैं इनका जन्म वाराणसी में हुआ था और ये रुद्र संप्रदाय से संबंधित थे। और इनकी पत्नी का क्या नाम था? तो लक्ष्मी इनकी पत्नी का नाम था। नेक्स्ट है कि सूफी संत बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित थे? साथियों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सुहरावर्दी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है? सुहरावर्दी संप्रदाय। आगे की ताताचार्य जो प्रसिद्ध दार्शनिक थे इनका संबंध किस शासक से है? तो साथियों वेंकट द्वितीय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा और जो कि अरविडू वंश का एक शासक था। नेक्स्ट है कि विजयनगर के शासकों में से किसने राजव्यास की उपाधि धारण की थी? तो हरिहर द्वितीय ने। किसने धारण किया था? हरिहर द्वितीय, जो कि बुक्का प्रथम की मृत्यु के बाद संगम वंश की गद्दी पर बैठा था और इसने साथियों कई सारी उपाधियां धारण की थी, जैसे राजाधिराज, राज परमेश्वर, महाराजाधिराज। इसके साथ ही साथ राजव्यास की भी उपाधि इसने धारण कर रखी थी। आगे है कि कुतुब शाही वंश का प्रसिद्ध बंदरगाह निम्न में से कौन सा था? तो साथियों मसूलीपट्टम था। कौन सा था? मसूलीपट्टम। यह कुतुब शाही साम्राज्य का विश्व प्रसिद्ध बंदरगाह था। नेक्स्ट है कि जयमल और फत्ता नामक वीर योद्धाओं का संबंध किस स्थान से था? तो इनका संबंध था मेवाड़ से। कहां से साथियों? मेवाड़ से था। तो अकबर के समय मेवाड़ में सिसोदिया वंश का शासन था। जब अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया तो उसमें राणा उदय सिंह के दो सरदार थे। इन्हीं का नाम था एक जयमल, एक फत्ता, और इन्हीं दोनों पर दुर्ग की जो सुरक्षा थी उसकी जिम्मेदारी थी
और ये दोनों बहुत ही वीर योद्धा थे। नेक्स्ट है कि बंगाल में स्थित दाखिल दरवाजा निम्न में से किसने बनवाया था? तो साथियों बारबक शाह ने बनवाया था, ऑप्शन नंबर सी। तो बंगाल के शासकों में रुकनुद्दीन बारबक शाह एक कानून मानने वाला शासक था। साथियों इसी ने दाखिल दरवाजा का निर्माण करवाया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्न में से किसे जगत भूषण की उपाधि प्रदान की गई थी? तो हुसैन शाह को। किसे साथियों? हुसैन शाह को, जो कि एक विद्वान शासक था, तो इन्हें जगत भूषण की उपाधि प्रदान की गई थी। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।